डॉक्टर साहब, एक और मेरे जहन में क्वेश्चन है। अगर हम एक नॉर्मल कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो मनी भी एसेट होता है और एक अपार्टमेंट अगर मेरे पास है वो भी एसेट होता है। मैं अगर किसी को अपार्टमेंट रेंट पर देता हूँ, वो मुझे लेट्स से रेंट देता है उसका 1000 रुपये, सो मैं एक एसेट को रेंट आउट कर रहा हूँ जिसका मुझे किराया मिलता है। तो मनी भी एक एसेट है, उसको अगर मैं लेंड करता हूँ तो उस पर मुझे एक्सेस रिटर्न नहीं मिल सकता। क्या वजह है? दोनों एसेट्स हैं, एक लिक्विड एसेट है, एक फिक्स एसेट है इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? इसका दरअसल वही जवाब है, शायद पिछले भी दफ़ा भी जिक्र किया गया था, वो ये कि इस्लाम के अंदर उन चीज़ों के अगेंस्ट आप नफ़ा या किराया ले सकते हैं जो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आते हैं या नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। लेकिन जो कैपिटल की तारीफ में जो चीज़ें आती हैं तो आप उनको अगर आप किसी को देते हैं तो उस सूरत के अंदर आप फिक्स रिटर्न नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को रुपया देते हैं, रुपया एक कंज्यूमेबल होने वाली चीज़ है, या मिसाल के तौर पर कोई आप सोना चांदी देते हैं किसी को, जो पहले ज़माने में दराहिम या दीनार थे, तो अगर आप उसको लैंड करते हैं किसी को कर्जे के तौर पे देते हैं तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि दरअसल ये मैंने किराए पे दे दी, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि वो खुद बहुत खर्च हो जाएगी, जब वो इस्तेमाल करेगा तो बाकी नहीं रहेगी। अच्छा, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? लॉजिक यहाँ के खत्म हो जाती है कि जो कंज्यूमेबल आइटम हो उस पर आप नहीं दे सकते? इसके पीछे यही लॉजिक है बुनियादी तौर पे कि जो बाकी चीज़ें ना वो बाकी रहती हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये टेबल है, आपने किसी को टेबल दी तो टेबल उसके पास रहेगी, सिर्फ उसका यूजू फर्क या उसका जो मनफात है या उसका इस्तेमाल है वो आपने बेच दिया किसी को, तो उसके अगेंस्ट किराया ले रहे हैं। लेकिन जब आपने किसी को रुपया दे दिया तो रुपया तो खत्म हो गया। ठीक है। तो दरअसल ये इसकी बुनियादी लॉजिक है कि कैपिटल के अंदर वो तमाम चीजें जो कि कंज्यूम हो जाती हैं, तो उस सूरत के अंदर आप उसको किराए के ऊपर देगा, किराया नहीं ले सकते, क्योंकि किराया तो उस चीज का होता है जो चीज बरकरार रहे। ठीक है, लिहाजा अलबत्ता अगर सेल की ट्रांजैक्शन है कोई फिक्स एसेट की, तो उस सूरत फिक्स एसेट में सेल के ऊपर आप उसको प्रॉफिट भी ले सकते हैं। सही। तो या अगर मिसाल के तौर पर रुपया और का नोट है, उसको इंशाल्लाह मजीद तफसील आ जाएगी करेंसी के अहकामात में, कि जहाँ पर डिफरेंट करेंसीज हैं, कि मिसाल के तौर एक तरफ डॉलर है, एक तरफ पाकिस्तानी रुपीज है, उन दोनों की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर रुपए की ट्रांजैक्शन रुपए के साथ होगी तो फिर वही बात हो जाएगी कि विदाउट ड्यू कंसिडरेशन, कि अगर आप 100 रुपए को 110 रुपए के बदले बेच रहे हैं तो 100 तो 100 के बदले हो गए, लेकिन एक्सेस स्टैंड जो हुआ वो विदाउट कंसिडरेशन हो गया, जो रिबा है। ठीक है, इस पर अभी हम आगे जाके बात करेंगे अगले एपिसोड्स में। जो क्लासिफिकेशंस हैं दो तरीके से मैंने निकाली है, रिबा अल फदल और रिबा अल जहीलिया। क्या डिफरेंस है इसमें? जहीलिया तो मेरे ख्याल से आपने बता दिया था कि क्या रिबा जहीलिया वही है जो मैंने बताया कि लोन की ट्रांजैक्शन होती है, कि लोन अगर आपने किसी को दिया तो आप लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा जो होता है वो रिबा होता है। इसको रिबल जाहिलिया भी कहते हैं और इसको रिबल नसिया भी कहते हैं, रिबल कर्ज भी कहते हैं, रिबल कुरान भी कहते हैं। मैंने जो इसकी एक डेफिनेशन निकाली थी उसमें यह है कि काइंड ऑफ अ लोन वेयर स्पेसिफाइड रीपेमेंट टाइम पीरियड एंड अमाउंट इन एक्सेस ऑफ कैपिटल इज प्री डिटरमिन्ड। तो एक सवाल जो हम आगे भी हमेशा करते रहेंगे आपसे वो ये है कि हमारे यहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं और प्री डिटरमिन्ड रेट भी डिसाइड करते हैं, तो वो क्या रिबा जहीलिया के अंदर आते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत से लोग ये सवाल समझते हैं कि जहां पर भी आपने कोई प्री डिटरमिन्ड प्राइस तय कर ली तो वो नाजायज हो जाती है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सिर्फ लोन की ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन है कि लोन के अंदर आप ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट, ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट, या कह लीजिए असल सरमाए से ज्यादा जो भी आप तलब करते हैं, चाहे वो प्री डिटरमिन हो या नॉन प्री डिटरमिन हो, दोनों सूरतों में नाजायज होता है। अच्छा। और लेकिन बात दूसरी जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर कंसिडरेशन को प्री डिटरमिन होना लाजमी है, जैसे कार फाइनेंसिंग, इजारा में या मुराबाहा के अंदर, कि अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं, अगर आपकी कंसिडरेशन प्री डिटरमिन नहीं होगी तो ट्रांजैक्शन नाजायज हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें प्री डिटरमिन होना उसकी सेहत के लिए, उसकी जवाज के लिए जरूरी है। ठीक है। और उसके अलावा बात ट्रांजैक्शन ऐसी है कि जिसके अंदर प्री डिटरमिन नहीं हो सकती, होना ही नहीं। मिसाल के तौर पर शिरकत है, आप किसी का पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये नहीं प्री डिटरमिन कर सकता कि मैं तुम्हें इतना। ठीक है। बट इन द केस ऑफ लोन जो है वो प्री डिटरमिन होना गलत है। लोन के केस में एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट अलाउड वेदर इट इज प्री डिटरमिन्ड और नॉट। रिबा अल फदल की तरफ आ जाते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? रिबल फजल का कॉन्सेप्ट यह है कि बुनियादी तौर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें हुजूर ने फरमाया कि 6 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अगर तुम तबादला करो तो उनका तबादला अगर बाहमी होमोजीनियसली कर रहे हो, यानी हमजिन्स कर रहे हो, मिसाल का सोना सोने के साथ, चांदी चांदी के साथ, गंदुम गंदुम के साथ, जौ जौ के साथ, और नमक नमक के साथ, और सोना चांदी गंदुम खजूर, छठी चीज खजूर है। अच्छा। तो इस तरह 6 चीजें, जब ये 6 चीजों के साथ जब तबादला करो तो अगर इनका तबादला होमोजीनियसली हो रहा हो, यानी हमजिन्स तबादला हो रहा हो, तो फरमाया कि इसमें जो इजाफा होगा तो वो इजाफा नाजायज है।
मिसाल के तौर पे 1 किलोग्राम ऑफ वीट या गंदम 1.5 किलोग्राम ऑफ वीट या 1.5 किलोग्राम गंदम के साथ तबादले में जो आधा किलोग्राम आप एक्सेस ले रहे हैं तो वो नाजायज हो जाएगा। अच्छा। और वही वजह उसकी जो मैंने आपको बताई थी कि क्योंकि रिबा कहते हैं विदाउट कंसीडरेशन, क्योंकि आप 1 किलो तो 1 किलो के बदले हो गया, जो आधा किलो हुआ वो एक्सेस हुआ विदाउट कंसीडरेशन हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कहते हैं इसकी लॉजिक क्या है, कौन आदमी अक्लमंद ऐसा करेगा कि 1 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम मीट के बदले बेचेगा, सही है ना? तो इसकी लॉजिक क्या है? तो इसकी लॉजिक यही है कि आमतौर पर ये उस वक्त होगा जब एक तरफ जो 1 किलोग्राम होगा वो क्वालिटी का फर्क होगा, कि जो 1.5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम होगा वो ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी का होगा और एक कम वाला जो है वो ज्यादा अलग क्वालिटी का होगा। तो इसके बारे में हदीस में फरमाया कि जय्यिदुहा व रदीउहा सवा, कि ये जो 6 चीजें हैं इनके अंदर क्वालिटी का दबाव है, इसका अच्छा और बुरा होना बराबर है। अच्छा, चाहे हम गोल्ड में डिफरेंट क्वालिटीज आती हैं, चाहे उनकी क्वालिटी सुपीरियर हो इंफीरियर हो या गंदम एक तरफ आला क्वालिटी का हो एक तरफ हल्का क्वालिटी का हो, उसमें आप क्वालिटी को कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा। तो देयर क्वालिटी वुड बी इक्वल ऑलवेज। तो उसके अंदर जब आप उनका तबादला करेंगे तो फिर आप उसके अंदर इजाफा नहीं ले सकते। ठीक है। और इसमें भी टाइम का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 किलो वीट अभी किसी को दे रहा हूं तो ये नहीं कह सकता कि मैं 6 महीने बाद आपसे 2 किलो वापस लूंगा। इसमें ये मैं जिक्र कर रहा था तो हुजूर ने फरमाया कि जो 6 चीजें हैं इन 6 चीजों का तबादला जब बाहम एक दूसरे के साथ करेंगे, बाहम एक दूसरे के साथ इस तरह होमोजीनियसली यानी इस तरह करेंगे कि बाहम एक ही जिन्स का हो, तो उस सूरत में ये इजाफा भी नाजायज है और उधार भी नाजायज है। अच्छा, सही है। यानी उधार की ट्रांजैक्शन भी इसमें नाजायज है। ठीक है। और अगर इनकी जिनसे चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पे एक तरफ गंदम है एक तरफ नमक है, वो भी नहीं हो सकता, तो उस सूरत में इजाफा जायज है लेकिन उधार नाजायज है। अच्छा, हाँ ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे कि अगर आप ये कहते हैं कि मैंने 1 किलोग्राम वीट, ठीक है, और 1.5 किलोग्राम क्या कहते हैं जौ के बदले बेचा, ये जायज है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे एक्सेस हो रहा है ना, मतलब एक तरफ 1.5 किलो हो गया एक तरफ 1 किलो हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक है, कमोडिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें एक्सेस जायज है। अच्छा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मैं कहूँ कि भाई 1 किलोग्राम वीट तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ और 1.5 किलोग्राम जो आप मुझे बादले है या जौ है वो मुझे 1 महीने बाद देना। अगर ट्रांजैक्शन उसी वक्त हो रही हो तो आप एक्सेस में ले सकते हैं। स्पॉट ट्रांजैक्शन जायज है डिफरेंट कमोडिटीज की एक्सेस में भी। जी, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन या डेफर्ड ट्रांजैक्शन जायज नहीं है। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई इसकी रैशनल क्या है, यानी क्या इस कदर हुजूर ने जो ये अजीब-व-गरीब बज़ाहिर देखने में एक बहुत ही अजीब-व-गरीब बात लगती है कि इंसान को ये फरमाया गया कि 6 ट्रांजैक्शन है, 6 चीजें ऐसी हैं कि जो है वो इनके अंदर अगर तबादला करें होमोजीनियसली तो उसमें एक्सेस भी नाजायज है, क्रेडिट भी नाजायज है। लेकिन अगर इन चीज़ों को हेट्रोजीनियसली या इस तरह तबादला करें कि जिनकी जिन्स बदल जाए, मुख्तलिफ अजनास हो जाए, तो उस सूरत के अंदर एक्सेस जायज है लेकिन क्रेडिट ना जायज है। तो इसकी बुनियादी हिकमत क्या है? तो इसके बारे में जो हिकमत है वो भी हदीस में ही बयान की गई। तो एक हदीस में, एक रिवायत में हुज़ूर ने फरमाया कि ये मैंने इसलिए किया कि मैं तुम पर रिबा से डरता हूँ कि तुम कहीं रिबा में दाखिल ना जाओ। इन्नी अखाफ अलैकुम रिबा, ये फरमाया कि मैं ये जो ट्रांजेक्शन को तुम्हें नाजायज करार दिया उसकी बुनियादी वजह है कि मैं तुमसे रिबा से डरता हूँ। रिबा से डरना क्या मतलब कि जो पहली वाली किस्म है जो रिबल कुरान का है, सही है, तो जो कुरान पाक में जिसको हराम करार दिया, तो कहीं ऐसा ना हो तो उसका सद्देबाब करने के लिए, उसका दरवाजा शट करने के लिए, उसका दरवाजा बंद कर क्लोज करने के लिए अल्लाह ताला ने या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ट्रांजेक्शन को भी नाजायज करार दिया ताकि वहां तक ना पहुंचे। अब सवाल पैदा होता है कि वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? यानी कि वो तो ठीक है, वो तो हमें समझ में आती है कि भाई लोन दिया आपने और लोन के ऊपर आप जो है ना वो इजाफा नहीं ले सकते, तो इस ट्रांजेक्शन से वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो वो इस तरह पहुंचेंगे कि पहले जमाने में जैसे आजकल तो रुपया होता है ना, सही, रुपए की ट्रांजेक्शन होती है या रुपया या डॉलर, पहले जमाने में सोना और चांदी होता था। ठीक है।